Okay, so now let us continue with our next lecture. Question number 23. Two glass bulbs A and B at the same temperature are connected by a very small tube having stop cork. Bulb A has volume of 100 centimeter cube and contains gas, while the bulb B was empty. On opening the stop cork, the pressure fell down to 20%. Now what is the volume of the bulb B? देखिए यहाँ पर हमारे पास दो बल्ब्स हैं, वन इज़ A एंड द अदर इज़ B. अब B इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, तो इसमें कोई गैस नहीं है. दोनों को कनेक्ट किया और बीच में एक स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है. A में गैस है और A की जो वॉल्यूम है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मतलब 100 ml. अब जब इनको कनेक्ट किया गया तो इनिशियली पहले प्रेशर A में P था, B में तो ज़ीरो है. फाइनली जब कनेक्ट किया गया तो ये एक कंबाइंड सिस्टम की तरह काम करेंगे जिसकी वॉल्यूम कितनी होगी 100 प्लस इसकी जो वॉल्यूम है लेट अस से इट इज़ V, 100 प्लस V, और जो प्रेशर हो गया है वो कितना हो गया है 20% रह गया है. ठीक है, इट फेल डाउन टू 20%, नॉट बाय 20%. 20% से कम नहीं हुआ, कम होके 20% रह गया. तो P का 20% क्या होगा 0.2 P. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये वॉल्यूम कितनी है. देखो, एक तो हो गया डायरेक्ट तरीका इसको करने का कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि कहीं पर यहाँ पर मेंशन किया है सेम टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो प्रेशर अगर 1/5 हो गया, ठीक है ना, P से 0.2 P हो गया मतलब 1/5 हो गया. तो प्रेशर अगर 1/5 हो गया तो वॉल्यूम 5 टाइम्स होगी. तो आप लिख लो उसको P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो इनिशियल इज P, वॉल्यूम इज 100, फाइनल प्रेशर इज 0.2 P, वॉल्यूम इज V2. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज V2 इज इक्वल टू 500. तो फाइनल जो वॉल्यूम है दैट इज 500. तो V2 कितना है 100 प्लस V, तो 100 प्लस V है 500 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर B इज 400. तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब. अब इस क्वेश्चन को इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप उसको नेक्स्ट टाइम करना चाहते हो तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रेशर 1/5 हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम 5 गुना बढ़ जाएगी. 100 से 5 गुना कितना होगा 500. तो 100 में कितना ऐड करेंगे आप 500 होगा 400. तो मीन्स B की वॉल्यूम 400 है. तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट विदाउट इवन राइटिंग डाउन एनी इक्वेशन. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इसमें मैंने आपको कहा था कि आपको ट्राई करना है कि क्या होगा इस सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वाटर की जो अब तक आपने ना पढ़ी है और होपफुली आपको उसका ज़्यादा आइडिया भी नहीं है. द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. देखिए, जब भी आपको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि वेपर प्रेशर होता क्या है ब्रीफली. ये यहाँ पर वाटर है, ठीक है. तो वाटर जब भी कहीं रखा होता है हमेशा अपने वेपर्स बनाता है. इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कोई भी मौसम हो. फर्श पे पड़ा हुआ पानी या कहीं पर भी पड़ा हुआ पानी धीरे धीरे वेपराइज होता है और फाइनली ये आ जाता है इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, तो फाइनली जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो वेपर हैं वाटर के उनकी वजह से एक वेपर प्रेशर या जो प्रेशर डेवलप होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर. अब ये जो वेपर प्रेशर है ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है. मतलब ये जो वेपर प्रेशर है इट इज़ फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. एक टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो मर्ज़ी कर लो. अब आप इस कंटेनर को कंप्रेस कर लो, एक्सपैंड करा दो, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दो घटा दो, ये वेपर प्रेशर नहीं चेंज होता. ये गैस की तरह बिहेव नहीं करता. ठीक है, तो ये गैस लॉज को भी ओबे नहीं करेगा कि प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है. इट इज़ अ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके, अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो वेपर प्रेशर दिया गया 355.
अ 1 लीटर वेसल कंटेन्स O2 एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो O2 भी है, ठीक है। लेट अस से यहाँ पर O2 भी है, तो यहाँ पर O2 है प्लस वाटर वेपर्स हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पर P टोटल वो किसका होगा, प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, मतलब वेपर प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर दिया 760, तो इसका मतलब है कि जो वाटर वेपर का प्रेशर है वो तो 355 है, तो इट मीन्स प्रेशर ऑफ O2 इज 760 माइनस 355, ठीक है, दैट इज 405 mm ऑफ मर्करी, ओके। अब फाइनली हमने इसको क्या किया, नाउ द कंटेंट्स ऑफ द वेसल वर पम्प्ड इनटू अ 0.3 लीटर वेसल। तो पहले 1 लीटर का वेसल था, अब उसको आपने क्या कर दिया, छोटे वेसल में डाल दिया जिसकी वॉल्यूम 1/3 है। तो 1/3 में जो होगी, ठीक है, 1/3 में क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा था ना सैचुरेटेड विद वाटर, मतलब पानी तो रहेगा। अब जब वॉल्यूम को आपने 0.3 कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, पर प्रेशर किसका बढ़ेगा, O2 का, क्योंकि O2 एज अ गैस बिहेव कर रही है, वाटर वेपर एज अ गैस बिहेव नहीं कर रहे, वो 355 ही रहेंगे। तो अब जो नया प्रेशर है PT डैश, नया प्रेशर वो कितना हो जाएगा, O2 पे अगर हम अप्लाई करें तो O2 का प्रेशर पहले कितना था 405, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो 405, और उसको जो टोटल वॉल्यूम मिल रही थी मान लेते हैं 1 लीटर मिल रही थी। फाइनल जो प्रेशर आएगा O2 का P डैश O2, उसको कितनी वॉल्यूम मिल रही है फाइनली 0.3 लीटर, ठीक है। तो फाइनल जो O2 का प्रेशर आ रहा है दैट इज़ 405 डिवाइडेड बाय 0.3, तो O2 का प्रेशर आएगा 400 डिवाइड बाय 0.3 प्लस जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो 355 ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी कि जो वेपर प्रेशर है ये सिस्टम को कंप्रेस करने से, एक्सपैंड कराने से चेंज नहीं होता, सिर्फ गैसेस का प्रेशर चेंज होता है। तो O2 का चेंज होना था पर वाटर का चेंज नहीं होना था, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, तो 400 डिवाइड बाई 0.3 दैट इज़ 3 टाइम्स बढ़ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली हमारे पास 1705 mm ऑफ मर्करी। तो ये आ गया टोटल प्रेशर, पर पूछा गया व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था 400 डिवाइड बाई 0.3 दैट इज़ 1350 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर जो है वाटर का या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेंशन कंप्रेशन से चेंज नहीं होता जब तक कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इज ए। देन द क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ उन गैसेस मिक्सचर पे अप्लाई नहीं होता जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब इनको देख के आपको बताना है कि इनमें से आपस में कौन से गैसेस रिएक्ट कर सकती हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है SO2 और Cl2, ये कंबाइन करके SO2 Cl2 बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि दोनों ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड के बीच में भी कोई रिएक्शन नहीं होता, ये दोनों भी एटमॉस्फेयर में, मोनोऑक्साइड तो बहुत कम होती है बट स्टिल यस अनबर्न्ड या इनकम्प्लीट कंबशन में ये गैस प्रेजेंट होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के बीच में भी कोई रिएक्शन नहीं होता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, इनके बीच में रिएक्शन होता है। तो जिन भी गैसेस के बीच में रिएक्शन होता है उन पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होता। Then the question number 26, an open container of volume V contains air at temperature 27 degree Celsius or 300 Kelvin. The container is heated to such a temperature, open container है, ठीक है। ओपन कंटेनर मान लेते हैं ये, इमेजिन करो इसके ऊपर एक
इमेजिनरी बाउंड्री है, तो इसके अंदर अभी कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये ओपन है तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज़ P एटमॉस्फेयर, और अंदर से जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी P एटमॉस्फेयर होगा। बैलेंस होगा ना, बाउंड्री के ऊपर दोनों प्रेशर बैलेंस होंगे। अब जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या है, ये जो वॉल्यूम आपको मैंने दिखाई ये वॉल्यूम तो फिक्स है, हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम फिक्स होगी तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर बढ़ेगा, और अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस बाहर निकलेंगी, तो एयर थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी। तो अभी अगर इसके मान लेते हैं कि 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट एक ऐसे रैंडम वैल्यू आपको दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए अभी 1000 मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, हीट करने के बाद कुछ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब कितने बाहर निकलते हैं ये डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा हीट कर रहे हो। जितना हीट करोगे अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए वो एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते जाएंगे। तो अब ये बताना है कि कंटेनर इज हीटेड टू सच ए टेम्परेचर सो दैट द अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट इज, कि जो गैस बाहर आ रही है या एयर जो बाहर आ रही है दैट इज 2/3 ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ गैस इनिशियली प्रेजेंट, कि जो इनिशियली प्रेजेंट थी उसका 2/3 बाहर निकल गया। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन में अब हम टेम्परेचर तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हम हीट कर रहे हैं और वही टेम्परेचर पूछा गया है। वॉल्यूम, इस इमेजिनरी वॉल्यूम को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर वो भी फिक्स नहीं है, वो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी मैंने बाउंड्री आपको दिखाई है इसकी वॉल्यूम भी फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ेगा एक्स्ट्रा गैस बाहर निकल जाएगी ताकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मेंटेन हो। तो जब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होंगे देन क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर भी कांस्टेंट है तो मतलब एन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं n थे, जब स्टार्टिंग में हमने ये कंटेनर लिया था तब जो नंबर ऑफ मोल थे दोज वर n, और टेम्परेचर था T, तो T को लिख सकते हैं डायरेक्टली 300 केल्विन टेम्परेचर था, तो n इंटू 300। फाइनली जो नंबर मोल हैं देखो 2/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस इनिशियली प्रेजेंट, कि जो इनिशियली अमाउंट प्रेजेंट था उसका 2/3 निकल गया, तो n में से 2/3 निकल गए तो n माइनस 2n/3 बचे इनटू नया टेम्परेचर आ गया T2, तो n माइनस 2n/3 इज बेसिकली n/3, ठीक है। तो आप इसको लिखते हो कि 300n इज इक्वल टू n/3 इंटू T2, n कैंसिल, तो 3 इंटू 300 दैट इज़ 900, तो यहाँ से आपके पास T2 आ गया 900 केल्विन के टेम्परेचर को आपने 3 गुना बढ़ा दिया। तो बात वही है कि NT कांस्टेंट करने का मतलब है कि जब नंबर ऑफ मोल 1/3 हो जाएंगे तो टेम्परेचर 3 गुना हो जाएगा ताकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। ओके, तो ये ए पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है कि जो गैस बाहर निकल रही है दैट इज़ 2/3 ऑफ गैस फाइनली रिमेनिंग, कि जो फाइनली बची उसका 2/3 बाहर निकला। इट मीन्स जो फाइनली मान लेते हैं फाइनली n मोल थे या x मोल थे फाइनली, ठीक है। तो लेट्स से देयर आर x मोल ऑफ गैस फाइनली रिमेनिंग इन कंटेनर, तो कंटेनर में फाइनली x मोल बचे, तो जो बाहर निकले वो क्या थे 2/3 ऑफ दिस x। तो स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, फाइनली x बचे हैं, 2/3 x बाहर निकल गए, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि लास्ट में आपके पास 100 रुपीज़ बचे हैं जिसमें से 400 रुपीज़ आप पहले दे चुके हो किसी को, तो स्टार्टिंग में आपके पास कितने थे 500,
ठीक है, कि फाइनली आपका 100 बचे, 400 आपने किसी को दे दिए, तो यहाँ पर फाइनली x मोल बचे हैं और 2x/3 उसने बाहर निकाल दिए हैं। तो इनिशियली अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, x + 2x/3, तो N1 T1, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 300 था, इज इक्वल टू N2, फाइनली नंबर ऑफ मोल कितने बचे हैं, फाइनली तो x है, x × T2, तो ये 3x + 2 दैट इज 5x/3 × 300 इज इक्वल टू x × T2, x कैंसिल, तो यहाँ से आगे T2 इज इक्वल टू 500 केल्विन, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक ओपन कंटेनर हमें लेना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई यू जस्ट पॉज द वीडियो, जो 7 पॉइंट्स तक आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट नोट इट डाउन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो पहले जस्ट पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब बात करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है। अब देखो, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं आइडियल गैस के इनमें रिपल्शन नहीं होती, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होती, ये रियल गैसेस से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं, एक गैसेस सिस्टम है, एक कंटेनर के अंदर गैस रखी गई है, अब मुझे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। तो किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम उसका एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक नई कार डेवलप की जा रही है, तो कार कैसा परफॉर्म करती है, नहीं परफॉर्म करती, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ कैसी आएंगी, माइलेज कैसी आएगी, परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो पहले एक मॉडल बनाया जाता है, उस मॉडल को स्टडी किया जाता है, उसमें जो फ्लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है, फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो कुछ वैसा ही रिलेटेड है कि जब हम किसी फिनोमिना को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल के अकॉर्डिंग उसको स्टडी करते हैं, कुछ अजम्पशन लेते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल में आप मानते हो कि एयर रेजिस्टेंस जो उसको निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब जो गैसियस प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना था या प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर को इंडिविजुअल लेवल पे रिलेट करना है, जैसे कि प्रेशर। अब यहाँ पर गैस रखी है, इसका प्रेशर है, प्रेशर किसकी वजह से है, क्या एक मॉलिक्यूल का है प्रेशर, नहीं, प्रेशर इज़ अ बल्क फिनोमिना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं दीवारों के साथ, इस कंटेनर की वॉल्स के साथ, इससे प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो प्रेशर इज़ अ बल्क फिनोमिना, एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर डिफाइन नहीं किया जाता। पर अगर प्रेशर को समझना हो तो आपको यही समझना पड़ता है ना कि हाँ, एक सिंगल मॉलिक्यूल था जो वॉल के साथ कोलाइड किया, कोलिजन में जो उसने मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो प्रेशर को समझने के लिए आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को समझना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए जो एक मॉडल बनाया गया, एक थ्योरी बनाई गई, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए अजम्पशन लेनी पड़ती हैं। तो इसकी जो अजम्पशंस हैं KTG की, वो हैं फर्स्ट कि ऑल गैसेज आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर गैस के सेम होते हैं शेप और साइज में, ठीक है। सेकंड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। देखो, गैस मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आपका जो रूम है, इसमें टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो गैस मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल वॉल्यूम है वो कैसी है, निग्लिजिबल है। इतने छोटे मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे से इतने दूर हैं कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, या टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी बोल सकते हैं क्योंकि वही वॉल्यूम ऑफ गैस बन जाता है। थर्ड, मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहे हैं रैंडमली, कभी इधर जा रहे हैं, कोई इस डायरेक्शन में चला है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करके उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन इन ऑल द डायरेक्शंस एंड कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, एंड
ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और इनके जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स के वो परफेक्टली इलास्टिक हैं। इलास्टिक का मतलब हुआ कि इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। मतलब एक मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी मान लीजिए 40 थी, दूसरे की एनर्जी आ रहा है उसकी 60 है। ये हो सकता है कि जो कम एनर्जी वाला था उसको एनर्जी बढ़ गई उसकी कोलिजन के बाद, पर टोटल एनर्जी 40 + 60 100 ही रहेगी। तो एक मॉलिक्यूल से एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है, पर यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता कोलिजन में। तो दे आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देन द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ अजम्पशन, द प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर बनता क्यों है? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स से लगातार कोलाइड कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर की वॉल से जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उसी से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है। फिर इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिफर, कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स जैसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी सेम काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कोई v1 से जा रहा है, कोई v2 से, कोई v3, v4, डिफरेंट वेलोसिटीज़। तो इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज जो हैं मॉलिक्यूल्स की, दे मे डिफर। पर अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लें गैस की, एवरेज, ठीक है, जैसे आप जब गाड़ी चलाते हो कहीं से भी A स्टेशन से आप B स्टेशन जा रहे हो, तो गाड़ी की स्पीड कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी आपने रोक दी गाड़ी, कभी बहुत फास्ट हो गई। तो अलग अलग इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो अलग है, पर आप एवरेज स्पीड निकालते हो तो एक वैल्यू आती है ना। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम गैस की निकाले हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग है, पर जब आप पूरे सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल, टेम्परेचर हाफ तो काइनेटिक एनर्जी हाफ। देन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस निग्लिजिबल है, कि ना तो आइडियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी निग्लिजिबल होती हैं, इनको भी हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे डायग्राम है, तो ये यहाँ पर कंटेनर की वॉल है। तो देखिए मॉलिक्यूल्स रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। तो जो कंटेनर की तरफ चले हुए हैं ये आगे फाइनली कंटेनर से कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो इन कोलिजन की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। अब आती है काइनेटिक गैस इक्वेशन, कि इससे जो डेरिवेशन की गई थी, डेरिवेशन में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जो रिजल्ट्स हैं दोज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि व्हाट इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन में सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल सभी अपनी एक स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होगी। तो मान लेते हैं कि जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी c1, c2, c3 अप टू cn है। अब एक टर्म आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं RMS वेलोसिटी या RMS स्पीड। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है, इसका हम फॉर्मूला भी देखेंगे भी। तो रूट मीन स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज। ठीक है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कि c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू cn स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होगी। इनका मीन, अभी n वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो इनका मीन आ जाएगा। इस मीन का अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको आप URMS या CRMS लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी आपके लिए इतना ही जानना है आपको। तो जो काइनेटिक गैस इक्वेशन आती है दैट इज PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mn/c स्क्वायर, और ये जो c है इट इज़ अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग अलग टर्म है, जो स्मॉल m है दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल,
और जो स्मॉल n है इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, c इज द RMS स्पीड, ओके। एंड फाइनली एक पार्टिकल का मास अगर m है और n पार्टिकल्स का मास mn हुआ तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 कैपिटल mc², जहाँ पर कैपिटल M क्या है, मास ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है, कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका टोटल मास। तो आप बोल सकते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो ये आ गया। सेकंड, अगर हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मतलब जो पार्टिकल एक डायमेंशन में मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ mu² या हाफ mv², तो इसको हाफ mc² लिख सकते हैं हम, ठीक है। c इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mc² ये एक मॉलिक्यूल की है, क्योंकि m इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, अगर एक पार्टिकल के लिए इतनी है तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ mc² इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये आ गई एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 Na इंटू mc²। अब PV को लिखा हमने 1/3 mNac², मतलब अगर एक मोल गैस की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, एवोगाड्रो नंबर, तो एक पार्टिकल का मास था m, स्मॉल m, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो PV इज इक्वल टू 1/3 mNac²। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आ जाएगा 2/3 mNac² इंटू 1/2, ठीक है। या आप इसको सिंप्लीफाई करके इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 mNac² इंटू 2/3, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 ही बचेगा। तो ये जो टर्म है 1/2 mNac² ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एंड PV इज इक्वल टू RT आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, जब n की वैल्यू 1 है, 1 मोल है, तो PV इज इक्वल टू RT भी होता है। तो PV की जगह आप RT भी लिख सकते हो। तो RT इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, एक ये रिलेशन आ गया। और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 3/2 RT, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। तो एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी, अगर एक मोल की वैल्यू 3/2 RT है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितनी होगी, 3/2 RT डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये बन जाता है 3/2 KT, वेयर K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, वेयर K इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और K किसके बराबर होता है, R डिवाइड बाय Na। तो R/Na को लिखते हैं K। तो एक मॉलिक्यूल, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT आता है और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT आती है। तो यहाँ से K तो कांस्टेंट है, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U²।
ठीक है, यू की जगह हम चलो वेलोसिटी को सी से लिख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जो पार्टिकल की स्पीड्स हैं वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखने हैं कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल, और स्पीड का टेम्परेचर के साथ इस तरह का रिलेशन है, c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो सारी इक्वेशंस हैं, रिलेशन है, दिस इज़ द काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन और निकलता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है दैट इज़ 3/2 RT। अब गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, R की वैल्यू सबके लिए सेम होगी। टेम्परेचर अगर फिक्स है तो सबके लिए बराबर होगा। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, साथ साथ में आपको नोट डाउन करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। कि गैस कौन सी है इससे कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर सेम तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी सेम। तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, इट्स प्रेशर एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया कि एट T डिग्री सेल्सियस या T केल्विन 4 गैसेस दी गई हैं A B C D, उनकी काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या रिलेशन होगा उसके बीच में, तो ये मत सोचना कि उनका मास होगा कि CO2 का मास 44 है, H2 का मास 2 है, O2 का मास 32 है। तो मास के अकॉर्डिंग जो हल्का पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, भारी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम। मास, नेचर ऑफ गैस, उसके प्रेशर पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है और ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी बुक्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दैट इज़ द काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड नोट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनदर टॉपिक दैट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। देखो, मैक्सवेल की जो स्पीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, सबकी वेलोसिटीज़ अलग अलग होंगी। तो एट ए टाइम मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत छोटा सैंपल है गैस का जिसमें सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स हैं। लेट अस से सिर्फ 100, बहुत ईजी है, बहुत छोटा सैंपल है। अब 100 मॉलिक्यूल्स में सबकी स्पीड बराबर तो नहीं होगी, ठीक है, किसी की ज़्यादा है किसी कम है, तो C1 C2 C3 करके इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग स्पीड से सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब जब ये पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये बार बार आपस में कोलाइड भी करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और इनकी स्पीड्स भी चेंज होंगी। जब दो चीज़ें आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी स्पीड्स चेंज होती हैं। तो हर टाइम एवरी मोमेंट इनके बीच में कोलिजन हो रहे हैं। तो अभी अगर आपने सबकी 100 पार्टिकल्स की स्पीड को मेज़र किया, जस्ट नेक्स्ट मोमेंट कोलिजन हुआ और सबकी स्पीड चेंज हो गई, फिर नेक्स्ट मोमेंट कोलिजन हुआ फिर से सबकी स्पीड चेंज हो गई। तो पॉइंट इज़ कि स्पीड को मेज़र करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हर नेक्स्ट मोमेंट में तो वो चेंज होती चली जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत केओस मचा हुआ है, कोई रेगुलरिटी नहीं है कि आप बोल सको कि हाँ ये पार्टिकल इस स्पीड से मूव कर रहा था, क्योंकि अभी मूव कर रहा था, नेक्स्ट मोमेंट उसकी स्पीड चेंज हो गई, उससे नेक्स्ट मोमेंट फिर चेंज हो गई। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था पार्टिकल्स की स्पीड को या मोशन को यहाँ पर स्टडी करना। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि ये जो केओस आपको लग रहा है कि बहुत केओटिक सिनेरियो है, यहाँ पर भी एक रेगुलरिटी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ एकदम केओस मचा हुआ है, यहाँ पर एक रेगुलरिटी है। क्या रेगुलरिटी है? देखिए, अब ये रेगुलरिटी समझ आती है मैक्सवेल की स्टेटमेंट से।
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, की किसी एक टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing particular velocities remain almost constant, although the individual molecules possessing a particular velocity are not same at different intervals of time। अब देखो, इसको समझने के लिए अब हम लेट अस से हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपका जो क्लासरूम है, ठीक है, उसमें हमारे पास 20 चेयर्स हैं, 20 चेयर्स हैं और हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 30 स्टूडेंट्स। अभी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। अब एकदम से सबको कहा कि जिसको जो चेयर मिलती है बैठ जाओ। तो अभी 20 स्टूडेंट्स चेयर पकड़ के बैठ गए, बाकी 10 खड़े हुए हैं। फिर सबको कहा फिर से खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर इधर उधर उनको घूमने के लिए कहा। फिर उसके बाद जैसे अब आपने वो गेम देखी होगी कि म्यूज़िक चल रहा है और जैसे म्यूज़िक स्टॉप हुआ तो सारे अपनी अपनी चेयर पकड़ के कोई भी जो आसपास चेयर मिली उसको पकड़ के बैठ गए। तो पॉइंट इज़ कि जब भी देखोगे तो 20 स्टूडेंट बैठे हुए मिलेंगे, 10 को चेयर नहीं मिलेगी, खड़े होंगे, ठीक है। अब वो 20 स्टूडेंट क्या सेम होंगे? कभी किन्हीं 20 को चेयर मिलेगी, कभी किसी और 20 को चेयर मिलेगी, पर पॉइंट इज़ एट एनी मोमेंट 20 को तो मिलेगी ना चेयर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में देखो। लेट अस से एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपने मेजर किया कि 100 में से 20 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 20 पार्टिकल v1 से। अब अगले सेकंड या अगले इंस्टेंट पे कोलिजन हुआ, सबकी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। तो ये जो 20 थे इनकी स्पीड चेंज हो गई, v1 से कुछ और हो गई होगी। पर मैक्सवेल बोल रहा है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि इन 20 की कितनी है। पॉइंट इज 100 में से कोई ना कोई 20 ज़रूर ऐसे होंगे जो v1 से ही मूव कर रहे थे। तो कभी वो 20 ये थे, कभी वो 20 कोई और हो जाएंगे, कभी वो 20 कोई और हो जाएंगे, पर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, एक पर्टिकुलर परसेंटेज की स्पीड उतनी ही रहेगी। समझ आ रहा है? ठीक है कि 20 कभी कोई 20 होंगे, कभी कोई 20 होंगे, पर यस 20 के पास ये स्पीड रहेगी। मान लो 40 जो हैं वो v2 से मूव कर रहे हैं, तो कभी वो 40 कोई होंगे, कभी वो 40 कोई और होंगे, पर टोटल में से 40 v2 ही स्पीड पे चल रहे होंगे। तो उसने बोला कि फ्रैक्शन कांस्टेंट रहती है, उस वेलोसिटी को पोजेस करने वाले नहीं होते कि कभी 20 की क्लास में कोई 5 बच्चे फेल हो गए, कभी कोई और 5 फेल हो जाएंगे, कभी कोई और 5 फेल हो जाएंगे, पर बोला कि 5 फेल होंगे ही होंगे, अगर ये मान के चले हम, ठीक है। तो इस तरह का ऑर्डर है, केओस में भी ऑर्डर है, ये उसकी स्टेटमेंट थी। अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे निकालेंगे? व्हाट इज़ दिस फ्रैक्शन? इस फ्रैक्शन को हम कैसे निकालते हैं ये देखना है अब। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट स्पीड, कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, देखो ये बहुत कम स्पीड है, ये बहुत हाई वैल्यू ऑफ स्पीड है, ये कुछ एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड है। बहुत कम स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, ठीक है। ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कि इस स्पीड v1 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं, इसको v3 ले लेते हैं, तो v1 से चलने वाले इतने हैं, मतलब काफ़ी कम है। बहुत हाई स्पीड पे चलने वाले भी क्या हैं? बहुत कम है। तो मतलब बहुत स्लो चलने वाले भी बहुत कम होते हैं, बहुत फास्ट चलने वाले भी बहुत कम होते हैं। majority ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे ये जो v2 स्पीड है, इसको पोजेस करने वाले कितने हैं? इतने हैं। तो काफ़ी बड़ी फ्रैक्शन है जो v2 से चल रही है। और अगर मैं ये स्पीड लेता हूँ v, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है ग्राफ का वो इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि रैंडमली 100 मॉलिक्यूल्स में से आपने कोई 2 मॉलिक्यूल निकाल के देखे, मान लो कोई 2 मॉलिक्यूल निकाल के देखे, तो चांसेस आर कि वो मॉलिक्यूल इस स्पीड से मूव कर रहे होंगे। ये वैसी बात है कि एक बैग में अगर 100 बॉल्स रखी जाएं,
जिसमें से 80 ब्लैक हैं और 20 वाइट हैं। तो रैंडमली अगर आपने एक बॉल निकाल ली बैग से तो चांसेस क्या है, वो ब्लैक निकलेगी कि वाइट निकलेगी? ऑब्वियसली ब्लैक निकलने के चांस ज़्यादा हैं, 4 गुना चांस है। तो जब मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड से, इस v स्पीड से मूव कर रहे हैं, इट मीन कि कभी आप रैंडमली कोई मॉलिक्यूल निकालते हो तो वो हो सकता है कि इसी स्पीड से मूव कर रहा हो। तो दिस इज़ कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो स्पीड जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे आप बाज़ार में कभी घूमने जाते हैं तो पता है कि एक ही जगह पे जहाँ पर रोज़ शाम को घूमने जाते हैं सारे दोस्त, तो ये आइडिया होता है घर वालों को, अच्छा कि और कहीं नहीं मिला तो वहीं मिलेगा, सबसे पहले वहीं ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन है। वैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहे हो, मतलब कर्व के हाईएस्ट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्पीड आती है, दैट इज़ कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। CMP, मोस्ट प्रोबेबल MP, या VMP से इसको आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझ आया ग्राफ से कि बहुत स्लो चलने वाले भी बहुत कम होते हैं, बहुत फास्ट चलने वाले भी बहुत कम होते हैं। मेजॉरिटी मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चल रहे हैं उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इतना बात क्लियर है? अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, मान लो कि मैंने ये 2 लाइंस ली, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है दिस इज़, अब लेट अस से दिस इज़ नॉट v3, इसको भी हटा देते हैं, दिस इज़ वेलोसिटी v1 और ये v2 है। तो ये जो एरिया आएगा, ये एरिया मुझे क्या बता रहा है? ये एरिया बता रहा है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो v1 से v2 के बीच में स्पीड जिनकी है, कि मान लो v1 की वैल्यू है 40 और v2 की वैल्यू है 60। तो अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो ये एरिया मुझे क्या बता रहा है? उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 40 से 60 के बीच में है। ठीक है, मतलब 41 हो, 42 हो, 55 हो, ठीक है, 58 हो, तो वो सारे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 40 से 60 के बीच में है। मतलब अगर मैं 0 से लेके ये मैक्सिमम लास्ट पॉइंट तक का सारा एरिया कवर कर दूं तो वो मुझे क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड 0 से लेके मैक्सिमम है। तो 0 से लेके मैक्सिमम स्पीड वाले के सारे मॉलिक्यूल आपने काउंट कर लिए तो वही तो सारे मॉलिक्यूल थे। ठीक है, उसके अलावा कोई मॉलिक्यूल रह ही नहीं गया। तो इट मीन्स टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, ये पूरा जो एरिया अंडर द कर्व है, इट गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे मिलते हैं? एंटायर एरिया अंडर द कर्व। क्लियर? इतना क्लियर है? अब इसको हम नोट डाउन भी करेंगे, डोंट वरी। अब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ था ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे है प्लॉट किया हुआ। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? तो उसने कहा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ग्राफ चेंज होता है। चेंज किस तरह से होता है? देखो, ये ग्राफ 273 केल्विन पे है, ये 1273 केल्विन पे है, ये 2273 केल्विन पे है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्राफ की जो पीक है वो कहाँ आ रही है? नीचे और राइट की तरफ। मतलब ग्राफ ज़्यादा फ्लैट होता जा रहा है। पहले ये ऑरेंज वाला जो कर्व है ये हुआ, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और जो पीक थी वो नीचे और राइटवर्ड शिफ्ट हुई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पीक नीचे और राइट की तरफ शिफ्ट होती है। देखो, अब 273 केल्विन पे ये जो पीक आई, पीक के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है, लेट अस से v1, ये क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो v1 क्या है? इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट 273 केल्विन। ठीक है, क्लियर? अब 1273 केल्विन पे ये जो पीक आई, इस पीक के कोरस्पॉन्डिंग जो स्पीड आई v2 क्या है? v2 इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट 1273 केल्विन। फिर इस पीक के कोरस्पॉन्डिंग v3 आएगी। तो अब आपको ट्रेंड ये देखना है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ती जा रही है, v1 से v2, v2 से v3। तो द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ रही है
पर v1 स्पीड से चलने वाले कितने मॉलिक्यूल थे? इतने मॉलिक्यूल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वैल्यू y में एक्सिस में काफ़ी ऊपर है। तो v1 स्पीड तो कम थी पर उसको पोजेस करने वाले बहुत थे। v2 स्पीड तो बढ़ गई पर उसको पोजेस करने वाले कम हो गए। v3 स्पीड और ज़्यादा है पर उसको पोजेस करने वाले और कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड छोड़ो, सबसे पहले क्या होता है? कर्व मूव्स डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड। ठीक है, कि जो कर्व है वो नीचे आता है और राइट साइड की तरफ जाता है, मतलब ज़्यादा फ्लैट होता है। तो सेकंड पॉइंट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज करती है पर फ्रैक्शन मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेज, कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के साथ चल रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब जो एंटायर एरिया था, एंटायर एरिया इसमें लिख लो कि एंटायर एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप हीट कर रहे हैं तो उससे चेंज तो नहीं होंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। इसलिए ये जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो कर्व नीचे और राइट में शिफ्ट हुआ पर एरिया अंडर द कर्व उतना रहता है, क्योंकि अगर एरिया चेंज हो गया तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि जितना एरिया इस ब्लू कर्व के अंडर आ रहा है उतना ही इस ऑरेंज कर्व के अंडर आ रहा है, उतना ही इस रेड कर्व के अंडर भी है। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम, बस कर्व अपनी शेप बदल लेता है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डिटेल में व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो उनके जो फॉर्मूलाज आते हैं उनको देखेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे।